सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज का क्लास ना किसी मेथड के ऊपर है, ना किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने बैठे हो तब आपको कौन सा सवाल को किस तरीके से अप्रोच लेना है, ठीक है। पर्टिकुलर इस क्लास में मैंने ओनली सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसीलिए मैं आपको पहले उसका फार्मूलाज दिखा देता हूँ। ऐसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी एक नज़र देख लो। जिनको नहीं पता वो भी देख लो, जिनको पता है वो एक बार देख के रिवाइज कर लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना सीधा सवालों पे। पहला क्वेश्चन, 1,12,000 की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से करेंगे पहले वो बताते हैं। ऐसा ही बराबर PRT/100 ऐसे ही करेंगे। प्रिंसिपल लिखेंगे इंटू रेट 15% टाइम 3 साल, 45 बटा में 100, काटा 45 दूना 90 का जीरो हाथ में लगा 9, 45 से कम 45 9 54, 54 से आंसर आया। लेकिन इसमें भी आपको एटलीस्ट 25 से 30 सेकंड का टाइम जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन यदि मैं पेपर देने होता, मेरे सामने ये क्वेश्चन सेम डाटा के साथ आया होता, तो मैं क्या करता। मुझे प्रिंसिपल में दिख रहा है 12,000, यानी कि 12। ये जो 12 है ये 3 गुना 4 का मल्टीपल है, यानी कि 3 गुना 4 लिख सकते हैं ना इसको, 12 को। और ये 15% जो रेट है इसको हम लोग 3 गुना 5 लिख सकते हैं। और मेरा टाइम भी यहाँ पे कितना है, 3 साल है। तो यानी कि मुझे ऊपर में 3 तो 3 दिख रहा, 1 2 3, और जब इन तीनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो मुझे ऊपर में 27 दिख रहा बेसिकली। तो मेरा जो भी उत्तर होगा वो 27 का मल्टीपल नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भी मेरा आंसर होगा वो तो 27 का मल्टीपल आएगा ना भाई। बिल्कुल आएगा, क्योंकि नीचे में तो 100 है और 100 तो 3 से कटता नहीं है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो 27 का मल्टीपल होगा। और मुझे दिख रहा है ऑप्शन में कि 27 का मल्टीपल इस एक ही है, ऑप्शन नंबर डी 5400। तो यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन पेपर भी छूने का जरूरत नहीं था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीने में 6700 पर कितना ब्याज अर्जित होगा। कैसे बनेगा, 67 गुना 13 बन गया। 13 से 91 का एक हाथ में लगा 9, 13 78 9 कितना होता है 87, 871, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे ये क्या किया, क्या किया अभी बताता हूँ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है एक साल में। अब एक साल में महीना कितना होता है, 12। तो 12 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 13 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 13% होगा। बिल्कुल होगा। तो मैं 6700 का 13% निकाल दूं तो मेरा ब्याज नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो निकालते हैं, 6700 गुना 13%, यानी कि 13/100। जीरो से जीरो खत्म, 67 गुना 13 इक्वल टू 871। एट द एंड यही आया ना। मैंने बस सीधा, मुझे दिख गया था इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 840 रुपया हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो 840 मेरा दिया हुआ ये क्या है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो। तो ये मेरा अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको पता होगा कि प्रिंसिपल जो है अपने आप में 100% होता है। कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होगा ना भाई, तो प्रिंसिपल भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट बन रहा, टाइम में मेरा 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 4 साल, तो 4 दिया 12%, तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा 12% का। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 112% का। तो यानी कि 112% का मान मुझे दिया हुआ है 840, और मेरे से 100% का मान पूछ लिया है कि 100% का मान कितना होगा। निकाल देते हैं इसको काटते हैं 4 से कटेगा 28 बार में, ये 4 से कटेगा 2 1 0 210 बार में। अब किससे जाएगा, 7 से कटेगा,
7 से कट जाएगा 4 बार में, 7 से कट जाएगा 30 बार में। तो 4% का मान निकल के आ गया 30। तो 4 में जब 25 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 100। तो इधर में भी कितना गुना करना पड़ेगा 25 का। तो 25 दिया 75, 750 रुपया। तो 750 रुपया निकल के आ गया हमारा प्रिंसिपल। आते हैं हम लोग सीधा अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला कि 99,000 की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का साधारण ब्याज पूछ दिया है। चलो सही है। अब मुझे यहाँ प्रिंसिपल दिख रहा है 99,000, ठीक है। प्रिंसिपल मुझे दिख रहा है 99,000, और ये 99 जो है मुझे पता है 11 गुना 9 होता है। तो मेरा जो भी उत्तर आएगा वो 11 से भी कटने वाला होगा और 9 से भी कटने वाला होगा। तो यदि मैं इन ऑप्शंस में 11 का मल्टीपल एंड 9 का मल्टीपल चेक कर लूं तो मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का नियम यदि किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जिस भी संख्या का सभी अंकों का योग 9 से कट जाए वो संख्या 9 से कटता है, और जिस संख्या का सभी अंकों का योग 9 से ना कटे वो संख्या भी 9 से नहीं कटता है, ठीक है। अब एक एक करके पहले 9 से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कट रहा, कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा। यदि 2 या 3 ऑप्शन 9 से कटने वाला होगा तो हम लोग को 11 का भी मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 8 2 10, 8 1 9, 10 9 19 और 10 19 7 26, नहीं ये नहीं कट रहा 9 से। दूसरा ऑप्शन 9 गया, 5 और 9 8 2 10, नहीं कट रहा ये भी। 7 2 9 8 1 9, 5 2 7, नहीं कट रहा ये भी 9 से। कोई ऑप्शन कटेगा कि नहीं यार? 8 1 9, 5 और 9 9, यस ये कट रहा 9 से। तो एक ही ऑप्शन दिखा मुझे 9 से कटने वाला, तो यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बन गया सवाल। अब यदि इसको कोई बेसिक से बनाने जाए तो देखना कितना तामझाम है इसको बेसिक से बनाने में। मैं बेसिक से करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लेगा पक्का ये, यदि कोई इसको बेसिक से करने जाएगा तो, ठीक है। करके दिखाते हैं हम। ऐसे का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 12.5% यानी कि 25/2 इंटू टाइम क्या है 9 मंथ्स और बटा में 100, 25/2। और यहाँ पे चूंकि मेरा रेट जो है वार्षिक दिया हुआ है तो मुझे टाइम यहाँ पे वर्ष में लिखना होगा, लेकिन टाइम मेरे पास यहाँ पे मंथ में है। तो मंथ्स को ईयर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, काटा कुटी कर लेते हैं। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 00 से 00 कट गया, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 बचे 10। तो 495 गुना 25 दिया 75/4। अब इसको कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही उत्तर करते हैं। 695 गुना 75, 75 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5, फिर 75 नमा, और फिर यहाँ पे जोड़ा तो आया 2, 75 चौके 300 और 7, यानी कि हमारा हो जाएगा 371। 371 25 बटा में 4। अब इसको काटो, 4 से कितना बार में जाएगा, 4 नमा 36, 1 पर 1, 2 बार में, 8 बार में, 1 बार में, 0.25। ऑप्शन नंबर डी। देखा इतना ही आया ना। तब सोचो कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए कम से कम तो 1 मिनट जाएगा भाई। इस क्वेश्चन में कम से कम तो 1 मिनट जाना ही जाना है, एकदम फिक्स है। लेकिन मैंने क्या किया, बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये जो 99 है इसको हम लोग 11 गुना 9 लिख सकते हैं। और चूंकि मेरे पास नीचे में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है ना जो कि मेरा 9 से डिविजिबल हो। देखो नीचे में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि मेरा 9 से डिविजिबल हो या फिर 11 से डिविजिबल हो। तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो भी उत्तर होगा वो 11 का भी मल्टीपल होगा और 9 का भी मल्टीपल होगा। आप इसको 11 से भी चेक कर सकते हो, 11 से भी ये संख्या कटेगी, ठीक है।
11 से कटने का नियम है कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ के फिर दोनों का डिफरेंस लेना है। यदि वो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो कटता है संख्या, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया एक नज़र में। आते हैं अगले सवाल पे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 रुपए की राशि पर 3 साल के अंत में साधारण ब्याज 300 रुपए है। समान दर तथा समान अवधि के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। इसको यदि बेसिक से बनाने जाएंगे ना तो अच्छा खासा टाइम ले जाता है, ये भी वही 1 मिनट ले जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद देखते हैं, बिल्कुल जस्ट 10 सेकंड में बनेगा ये सवाल, ठीक है। आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब रेट और टाइम हमारा सेम हो जाए तो मेरा कंडीशन क्या बनता है कि एस आई बटा मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहला और सिंपल इंटरेस्ट दूसरा इक्वल टू P1 बटा P2 जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है हमारे पास P1 और इस प्रिंसिपल पे रेट है हमारा R और टाइम है T, और हमें इस पे इंटरेस्ट जो है मिल रहा है SI। तो SI1 कितना हो जाएगा हमारा P1 इंटू R इंटू T बटा 100, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल है वो P1 से P2 हो गया और रेट जो है हमारा कांस्टेंट है, रेट जो है सेम है, सेम या कांस्टेंट जो भी बोल लो, और टाइम भी जो है रेट और टाइम जो है कांस्टेंट है, रेट R है और टाइम जो है अभी भी T है। तो अब हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा SI2 P2 इंटू R इंटू T अपन 100 होगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा हमारे पास SI1 डिवाइडेड बाई SI2 इक्वल्स टू, अब देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये RT बटा 100 और ये RT बटा 100 तो कट जाएगा पूरा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा P1 बटा P2। तो मुझे इससे क्या ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा इससे कि मेरा जिस रेशियो में प्रिंसिपल चेंज होगा उसी रेशियो में मेरा क्या चेंज होगा, इंटरेस्ट चेंज होगा। तो यानी कि यहाँ से मेरा ऑब्जर्वेशन निकल के ये आया कि प्रिंसिपल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट का। कब? जब रेट और टाइम जो है सेम हो तब। यानी कि जब भी मेरा रेट और टाइम कांस्टेंट होगा तो मेरा प्रिंसिपल जिस रेशियो में बढ़ेगा या मेरा इंटरेस्ट जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, जिस रेशियो में मेरा प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी रेशियो में मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। कब? जब रेट और टाइम सेम हो तब, ठीक है। अभी आते हैं कि जब प्रिंसिपल और टाइम सेम हो तब क्या कंडीशन बनता है। तब क्या कंडीशन बनेगा SI1 इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल सेम है और टाइम सेम है, यानी कि रेट चेंज होगा हमारा तो प्रिंसिपल P रहेगा, रेट R1 और टाइम मेरा T रहेगा अपन 100। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। और SI2 क्या बनेगा, प्रिंसिपल तो सेम है तो प्रिंसिपल P का P रहेगा, रेट चेंज होगा रेट हो जाएगा R2, टाइम सेम है हमारा तो टाइम T रहेगा बटा 100। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। सेम डिवाइड कर दो SI1 बटा SI2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल टाइम और ये 100 कट जाएगा, हमारे पास कट जाएगा R1 बटा R2। तो अब यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जिस रेशियो में मेरा रेट चेंज होगा उसी रेशियो में मेरा इंटरेस्ट चेंज होगा, यानी कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरेस्ट का। कब? जब प्रिंसिपल और टाइम सेम हो। उसी प्रकार से होता है कि जब हमारा प्रिंसिपल और रेट सेम हो तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो टाइम का प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे मेरा जिस रेशियो में मेरा टाइम बढ़ेगा उसी रेशियो में मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस सवाल पे। अब देखते हैं इस सवाल को। सवाल है मेरा 2000 रुपए की राशि पर 3 साल के अंत में साधारण ब्याज मेरा 300 रुपया और समान दर, देखो क्या बोल दिया समान दर, यानी कि रेट मेरा कर दिया है कांस्टेंट, रेट को कांस्टेंट कर दिया, और फिर बोल दिया समान अवधि यानी कि टाइम भी मेरा कांस्टेंट कर दिया। अब मैंने क्या बताया था कि जब रेट और टाइम कांस्टेंट हो तब क्या होता है, देखो जब रेट और टाइम कांस्टेंट हो तो जिस रेशियो में प्रिंसिपल बढ़ेगा
उसी रेशियो में हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल का रेशियो मेरा क्या निकल के आ रहा, P1/P2 ऐसे लिख ही देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। चलो P1/P2 बराबर I1 बटा में I2। P1 क्या है हमारा 2000, P2 क्या है हमारा 6000, I1 क्या है मेरा 300 रुपया और I2 तो मुझे निकालना है। रेशियो काट लो 1:2, तो I2 कितना आ गया, 3 दूनी, सॉरी 1:3 का रेशियो है, सॉरी। I2 कितना आ गया मेरा 900 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 500 रुपए की राशि पर 5% वर्ष की दर से 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के अंत में ब्याज 100 रुपया है। दोगुनी दर पर समान अवधि के लिए 500 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे बस चेक करो कांस्टेंट क्या क्या बोला है। कांस्टेंट क्या क्या है, समान अवधि यानी कि टाइम कर दिया है कांस्टेंट। और यदि आप गौर करो तो प्रिंसिपल यहाँ भी 500 था और यहाँ भी 500 है, यानी कि प्रिंसिपल भी मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो जब मेरा टाइम और प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है तो मेरा रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट के, यानी कि रेट मेरा जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो रेट किस रेशियो में बढ़ा है, 5% था फिर दोगुना हो गया, यानी कि 2 टाइम्स हो गया रेट। तो मेरा इंटरेस्ट भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो 100 से कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 200। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के अंत में साधारण ब्याज 1000 रुपए है। उसी राशि पर उसी दर पर 6 साल के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। कांस्टेंट क्या क्या किया है देखो, उसी राशि पर और उसी दर पर, यानी कि प्रिंसिपल कॉमा रेट को किया है ये लोग कांस्टेंट। तो जब मेरा प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट होता है तो रिलेशन किसके किसके बीच बनेगा, टाइम और इंटरेस्ट के बीच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जिस रेशियो में मेरा टाइम बढ़ा है उसी रेशियो में मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो टाइम किस रेशियो में बढ़ा है, यहाँ पे टाइम 3 साल था, यहाँ 6 साल है, यानी कि टाइम का रेशियो आगा 1:2, यानी कि 1 से हमारा टाइम हो जाएगा 2, तो ब्याज भी मेरा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 1000 गुना 2, 2000 हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास जो है पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा रिवाइज करके 1-2 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आया है, ये क्लास आपको पसंद आया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और कमेंट में ये बताते जाना कि आपको अगला किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, ठीक है, कौन सा चैप्टर पे आपको अगला वीडियो चाहिए, मैं बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।